सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 30 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। गोरखा फौजी दरवाज़ा तोड़कर बैठक में दाखिल हो गए। उन्होंने अंदर आते ही हमें काबू कर लिया और कमरे की तलाशी लेने लगे। चटाई के नीचे हमारे दोनों ऑटोमेटिक पिस्तौल और कमांडो चाकू बरामद हो गए। हमारे कमांडो होने का इससे बड़ा सबूत और क्या था। गोरखा फौजी हमें लातें और घूंसे मारते बाहर ले आए और फौजी ट्रक में डालकर हमारे हाथ पीछे बांध दिए। फौजी दस्ते का कमांडर हाथ में पिस्तौल लिए चीख चीख कर ऑर्डर दे रहा था। ट्रक में जो फौजी हमें दबोच कर बैठे थे उन्होंने हमारे सर नीचे दबाए हुए थे। मैं, कमांडो खालिद और शेर खान इस वक्त ऐसी हालत में थे कि सिवाय मार खाने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रक किसी नामालूम फौजी कैंप की तरफ चल पड़ा। खुदा जाने किसी ने मुखबरी कर दी थी या फौज को किसी वजह से शक पड़ गया था कि कमांडो इसी मकान में छुपे हैं। बहरहाल हम पर मुसीबत नाजिल हो चुकी थी। हम फंस गए थे और खुदा की ज़ात ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती थी। ट्रक द्वारका की नीम पहाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर उछलता हुआ दौड़ता चला गया। फौजी ट्रक एक तरफ घूमा और फिर आहिस्ता आहिस्ता होते हुए रुक गया। हम तीनों को यानी मुझे, कमांडो खालिद और शेर खान को गोरखा फौजियों ने घसीट कर ट्रक से बाहर निकाला। मैंने नज़र बचा कर देखा, ये कोई फौजी कैंप नहीं लगता था। एक दो मंजिला पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारें बारिशों की वजह से काली हो रही थीं। चार गोरखे हमें घसीटते हुए इमारत की दूसरी मंजिल में ले आए। लंबी राहदारी थी जिसमें सात सात कोठरियों के दरवाजे थे। गोरखे एक एक कोठरी खोलकर हम में से एक एक को अंदर धकेलते जाते और बाहर से ताला लगा देते। मैं कोठरी के फर्श पर गिर पड़ा। मेरी कोठरी के बाहर भी ताला लगा दिया गया। मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। मेरे दोनों हाथ रस्सी से पीछे को बंधे थे। मैंने वहां जायजा लिया। ये काल कोठरी लगती थी। कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक ऊंचा रोशनदान था। इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझ पर दौरा पड़ जाए और मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर जाऊं। मेरे साथ वाली कोठरी में कमांडो खालिद था और उससे पहले वाली कोठरी में शेर खान बंद था। मेरा यहाँ क्या हशर होने वाला था, बल्कि हम तीनों का क्या हशर होने वाला था और हमारे साथ जो वहशियाना सलूक होने वाला था, इसका मुझे पूरा एहसास था। काफी वक्त गुजर गया। बाहर फौजी बूटों की ठक ठक सुनाई दी। दरवाजा खुला और एक फौजी अफसर दो गोरखा सिपाहियों के हमरा अंदर आया और मेरे सर पर खड़ा होकर अंग्रेजी में उसने मुझे गाली दी। फिर जोर से मुझे ठुड्डा मारा और कहा, तुम्हारे बाकी साथी द्वारका में कहाँ छुपे हैं? मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं। मैं काठियावाड़ में पुरानी किताबों का धंधा करता हूँ। द्वारका में अपने वाकिफ भाई बंद के यहाँ कारोबारी सिलसिले में आया था। क्या तुम हिंदू हो? मेरा मुसलमान होना एक सेकंड में साबित हो सकता था। चुनाचे मैंने कह दिया, हाँ मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं भारतीय शहरी हूँ। आप लोगों को गलती लगी है, मैं बेगुनाह हूँ। ये भारतीय फौजी अफसर कैप्टन रैंक का था। इन लोगों से मेरा जिंदा बचना नामुमकिन लगता था। अब मुझे कोई मोजज़ा ही बचा सकता था। उसने मुझे एक और ठुड्डा मारा और गाली देकर पूछा, पाकिस्तान से तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग आए थे? मैंने कहा, जनाब मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं, भारतीय नागरिक हूँ। कैप्टन ने गोरखों को इशारा किया। उन्होंने मुझे ब्रेन गनों के बटों से बेतहाशा मारना शुरू किया। मैं कहाँ तक बर्दाश्त करता। दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा और मुझ पर गशी तारी होने लगी। कैप्टन नीचे बैठा, मेरे सर को बालों से पकड़ा और दो तीन झटके दिए, गालियां दी और कहा, देखो, हमें तुम लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारे साथ चार और पाकिस्तानी थे। अगर तुम हमें उनके बारे में बता दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे जदोकोब किया गया। मैं नीम बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गया। कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ बाहर चला गया। मुझे दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज भी आई। मैं उसी तरह फर्श पर एक तरफ को पड़ा रहा। जब जरा होश आया और बदन का दर्द जरा कम होने लगा तो मैंने आंखें खोल कर देखा। मेरी नजरें सीधी रोशनदान पर पड़ीं। मेरी निजात का सिर्फ यही एक जरिया नजर आता था, मगर मेरे और रोशनदान के दरमियान नामुमकिनात की एक गहरी खलीज हायल थी। शदीद दर्द की एक और लहर उठी तो मैं बेहोश हो गया।
मैं बड़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा, क्योंकि जब मैंने आंखें खोलीं तो मुझे रोशनदान दिखाई नहीं दिया, यानी कोठरी में भी अंधेरा छा गया था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने बाहर की तरफ कान लगा दिए। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। थोड़ी देर के बाद बाहर फौजी बूटों की आवाज़ गूंजी। फिर दरवाज़ा खुला। किसी ने दीवार पर लगे बटन को दबा दिया। कोठरी में बल्ब की रोशनी फैल गई। दो गोरखे फौजी नजर आए। एक ब्रेन गन लिए दरवाजे में खड़ा हो गया। दूसरे फौजी ने आगे बढ़कर मेरे आगे एक मग रखा और मेरे हाथों की रस्सियां खोल दी। उसके बाद दोनों चले गए। मैंने मग को उठाकर देखा। पतले सुर्ख रंग के शोरबे में रोटी भिगोई हुई थी। मैंने एक लुकमा मुंह में डाला। रोटी जली हुई थी। शोरबा भी फीका था। मगर इस वक्त मुझे भूख लगी थी। मैं सब कुछ खा गया। खाने से मेरे अंदर थोड़ी ताकत आ गई। मैं फरार होने की तरकीबें सोचने लगा। यही बड़ी गनीमत थी कि मेरे हाथ खुल गए थे। सारी रात गुजर गई। दूसरा दिन आ गया। वही भारतीय कैप्टन दोबारा आया। उसने मुझसे सरसरी सी पूछताछ की। मैंने अपनी बेगुनाही का बयान दोहराया। उसने फिर गालियां दी, घूंसे और ठुड्डे मारे और अपने सिपाहियों के साथ वापस चला गया। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इन लोगों ने असल में मुझे किसी और टॉर्चर सेल में लेकर जाना है, जहां मुझ पर असल तशद्दुद शुरू होगा। किसी वजह से मुझे अभी इस पुरानी इमारत में ट्रांजिट की पोजीशन में रखा हुआ था। मैं इस मोहलत से फ़ायदा उठाना चाहता था और मेरा जहन बड़ी तेज़ी से वहां से फरार की तरकीबों पर गौर करने लगा। मुझे एक जगह से दीवार कुछ उभरी हुई दिखाई दी। मैं आहिस्ता से चलकर दीवार के करीब आया। दीवार में एक जगह से ईंट का कोना ज़रा सा बाहर निकला हुआ था। मैंने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। ना मैं बाहर वालों को नजर आता था और ना ही मैं उन्हें देख सकता था। मैंने ईंट के कोने को जरा सा हिलाया। ईंट अपनी जगह पर कायम रही। मैंने जरा जोर से एक तरफ दबाया तो उसमें से सीमट उखड़ कर नीचे गिर पड़ा। मैं जल्दी से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से जोर से धड़कने लगा। किसी गैबी ताकत ने मेरे कान में सरगोशी की थी कि करमदाद, तुम यहाँ से फरार हो सकते हो। कुछ देर मैं उसी जगह पर बैठा रहा, फिर उठा और दीवार के पास जाकर उसको हाथ से टटोला। ऊपर भी एक जगह से दीवार थोड़ी सी अंदर को गई हुई थी। लगता था कि कभी यहाँ से कोई ईंट पत्थर उखड़ा होगा जिसको गारे से भर दिया गया था। मैंने उसे नाखूनों से कुरेदा तो वहां से भी मिट्टी झड़ने लगी। मुझ पर एक अजीब सी हिजानी कैफियत तारी हो गई और मैं जल्दी से दीवार से हटकर फर्श पर बैठ गया। अगर किस्मत ने साथ दिया और मेरी कोशिश बराबर हुई तो मैं रोशनदान तक पहुंच सकता था। अगर किसी तरह मैं रोशनदान का चौखट्टा उखाड़ने में कामयाब हो जाऊं तो रोशनदान में से निकल सकता था। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि दीवार की दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ फौज का कैंप भी हो सकता था और कोई वीराना भी हो सकता था। लेकिन मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बाहर रात का अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये सारा काम रात के वक्त ही हो सकता था। रात हो गई। कल वाले दोनों गोरखा सिपाही मेरे लिए पतले बदजायका शोरबे में भिगोई हुई रोटी वाला मग लेकर आए और मेरे आगे इस तरह रखा जिस तरह कुत्ते के आगे उसका रातब रखा जाता है। एक गोरखे सिपाही ने मेरी गर्दन पर गन की नाली लगाकर कहा, खा ले राशन आज का दिन, कल तेरा ऑपरेशन होगा साले। दोनों हंसते हुए कोठरी से निकल गए। मैं समझ गया कि कल ये लोग मुझे यहाँ से किसी फौजी यूनिट के असली टॉर्चर सेल में लेकर जाने वाले हैं। मैंने पतले शोरबे में भिगोई हुई रोटी खा ली और घुटने छाती से लगाकर फर्श पर इस पोजीशन में बैठ गया कि मेरी आंखें रोशनदान की तरफ लगी हुई थीं, जिसमें से दिन की रोशनी धुंधले गुबार की शक्ल में अंदर आ रही थी। मुझे उस रोशनी के गायब होने का इंतजार करना था। इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर दीवारें चीन भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं उसे फलांग सकता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता चला गया। बाहर शायद दो फौजी पहरा दे रहे थे। एक ने अंदर झांक कर मुझे देखा और इसके साथ ही दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। चंद सेकंड के बाद भारी फौजी बूटों की आवाज गैलरी में बुलंद हुई और दूर जाकर गायब हो गई। शायद गार्ड की बदली हुई थी। मैंने रोशनदान की तरफ देखा। रोशनदान के बाहर अंधेरा था। कोठड़ी में जो बल्ब जल रहा था उसकी मध्यम रोशनी में रोशनदान का चौखट्टा एक तरफ को झुका हुआ साफ नजर आता था। मैंने कुछ वक्त और गुजारा। जब बाहर गहरी खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से उठकर दीवार के पास आया। जिस जगह से ईंट का कोना बाहर को निकला हुआ था उसको जरा सा खुरचा। सीमेंट यहाँ भुरभुरा था और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो मेरे हाथ में गिरने लगा। मैंने 2 गज ऊपर
इसी सीध में दीवार पर उस जगह को कुरेदा जहां सुराख को मिट्टी से लेपा हुआ था। वहां से भी मिट्टी झड़ने लगी। इस सुराख से रोशनदान 3 गज के फासले पर था। अगर किसी तरह मेरा पांव ईंट के कोने पर जम जाए और सुराख वाली मिट्टी खुरचने के बाद वहां मेरा हाथ जम जाए, तो मैं दूसरे पांव को ऊपर करके थोड़ा सा उछलकर रोशनदान के दहाने को पकड़ सकता था। यही मेरा मंसूबा था और इसके सिवा दूसरा कोई चाराए कार भी नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। नीचे वाली ईंट का कोना इतना बाहर निकल आया कि मैं उस पर एक पैर जमा सकता था। अब मैंने दोनों हाथों से ऊपर वाली मिट्टी को खुरचना शुरू किया। थोड़ी देर में वहां थोड़ा सा शिगाफ दीवार में नमूदार हो गया। अब मैंने ऐसा किया कि अपना बायां पांव ईंट पर जमाया, बाएं हाथ से ही दीवार के शिगाफ को पकड़ा और दाएं पांव को फर्श पर पूरी तरह जमाकर जितनी मेरे अंदर ताकत थी उसको पूरी तरह अमल में लाते हुए अपने आप को इतनी जोर से उछाला कि मेरा दायां हाथ हैरत अंगेज मोजजे के साथ रोशनदान के चौखट्टे पर पड़ चुका था। मैंने अपना बायां हाथ छोड़ा और छोड़ने के साथ ही बायां हाथ भी रोशनदान के किनारे पर डाला और उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक पांव को मैंने ईंट के कोने पर रखा था। मेरा सांस फूल गया था, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला था। मुझे हर हालत में जिंदगी की तरफ जाना था। मैंने दूसरी बार अपने जिस्म को पूरी ताकत के साथ ऊपर को उछाला और मेरा घुटना रोशनदान में पड़ गया और मैंने उसके साथ ही अपनी टांग रोशनदान की दूसरी तरफ निकाल दी। रोशनदान का चौखट्टा चिरचिराया और दरमियान में से उसकी लकड़ी टूटकर दूसरी तरफ गिर गई। मैं वहीं साकित हो गया। दूसरी तरफ लकड़ी के गिरने की आवाज नहीं आई थी। शायद दूसरी तरफ नीचे घास या झाड़ियां वगैरह थीं। लकड़ी के टूटकर गिरने से वहां काफी जगह बन गई। मुझे अब रोशनदान का चौखट्टा उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने दोनों कंधे और सर रोशनदान से बाहर दूसरी तरफ निकाल लिए। दूसरी तरफ अंधेरा था। मैंने टांगों को अंदर खिसका कर बाहर निकाला और या मौला तेरा आसरा कहकर रोशनदान की चौखट से अपने आप को नीचे गिरा दिया। मैंने कमांडो तरबियत के मुताबिक अपने आप को इस तरह गिराया था कि मैं नीचे पहुंचने से पहले एक कलाबाजी लगा लूं। मैं एक बहुत घनी झाड़ी में गिरा। मैंने अपने घुटने ऊपर उठा रखे थे और इस तरह जमीन पर गिरा कि जिस तरह खरगोश जस्त लगाने के बाद पहले अपने अगले पंजों पर गिरता है। गुंजान झाड़ियों ने मुझे दो फायदे दिए। एक तो मेरे गिरने की आवाज पैदा ना हुई, दूसरी मेरे जिस्म को कोई चोट ना लगी। झाड़ियों में गिरते ही मैं वहीं दुबका रहा और शाखों में से सर निकालकर माहौल का जायजा लिया। ये कोई फौजी कैंप वगैरह नहीं था। एक पुरानी इमारत थी जिसे आर्जी तौर पर यानी द्वारका में हंगामी सूरत हाल पैदा होने की वजह से फौज ने फौजी क्वार्टर गार्ड में बदल दिया था। मैं झाड़ियों से निकलकर दरख्तों की तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में कई जगह मेरा पांव पत्तों और पत्थरों से फिसला, मगर मैं रुके बगैर दौड़ता चला गया। अंधेरे में जिस तरफ से जरा धुंधली सी रोशनी और खुली जगह दिखाई देती, मैं अपना रुख उसी तरफ कर लेता। एक खाई आ गई जिसमें पत्थर बहुत थे। मैं उसमें उतर गया और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता रहा। खाई से बाहर निकल गया। सिर्फ सिमत का मुझे अंदाजा था कि मैं जनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। काठियावाड़ भी द्वारके के जनूब मशरिक की जानिब ही था। जब मैं थक गया तो थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठ गया। मैं ज्यादा देर वहां बैठ नहीं सकता था। उठा और दौड़ने के बजाय तेज तेज चलने लगा। मैं एक पगडंडी पर आ गया जिसकी जानिब ऊंचे ऊंचे सतूनों वाले ताड़ के दरख्त नीम रोशन रात के आसमान के पसे मंजर में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ खुला मैदान था। मैदान में घास थी या नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं पगडंडी पर जल्दी जल्दी चलता चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आया। मुझे हवा में पानी की नमी महसूस हुई। यह नमी दरिया के पानी की थी। इसका मतलब था कि आगे कोई दरिया था। पगडंडी खत्म हुई तो वीराना शुरू हो गया। वहां झाड़ियां थीं, दरख्त कोई नहीं था। मुझे फिक्र नहीं थी कि मैं कहाँ जाकर निकलूंगा। मैं सिर्फ इस इलाके से जितनी दूर निकल सकूं निकल जाना चाहता था। मुझे थकन का एहसास हो रहा था, मगर मैं रुका नहीं और चलता गया। एक मुकाम पर पहुंचकर मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं जमीन पर बैठ गया। मैं ज्यादा देर नहीं बैठा। बमुश्किल 3 मिनट बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर चलना शुरू कर दिया। दरिया की तरफ से आने वाली नमी और ठंडक में इजाफा हो गया था। मैं एक गहराई में से होकर दूसरी तरफ ऊपर आया तो कुछ फासले पर मुझे दरख्तों की स्याह दीवार ऊपर तक उठी हुई दिखाई दी। वहां से जरूर दरिया का किनारा शुरू होता होगा। जब दरख्तों की स्याह दीवार के नजदीक पहुंचा तो देखा
کہ ایک چھوٹا کچا اور پتھریلا راستہ درختوں کے پہلو سے ہو کر دوسری طرف جاتا ہے۔ میں کچے راستے پر دریا کے بہاؤ کے رخ پر چلنے لگا۔ سڑک 100 150 گز آگے جا کر اونچی ہو گئی۔ اس کے بعد جب سڑک ہموار یعنی زمین کی سطح کے برابر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں جانب کچھ فاصلے پر کسی بہت بڑی عمارت کا خاکہ سا ابھرا ہوا ہے۔ مجھے یہی خیال آیا کہ یہ ضرور کسی پرانے قلعے یا پرانی تاریخی عمارت کا کھنڈر ہے، کیونکہ اس میں کہیں بھی روشنی نہیں تھی۔ وہ کوئی بھوت محل لگتا تھا۔ کچا راستہ آگے جا کر دو اونچی اونچی چٹانوں جیسے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا آیا۔ میں جب ٹیلوں کے درمیان میں سے گزرنے لگا تو مجھے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ ضرور یہ کوئی چڑیل ہوگی، میں نے سوچا، مگر میں ڈرا بالکل نہیں۔ موت میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اس وقت میں چڑیل سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی مجھے چڑیلوں سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ آگے نکل جاؤں، لیکن جب عورت نے کراہتی ہوئی آواز میں بڑی صاف اردو زبان میں کہا، پلیز میری مدد کرو، بھگوان کے لیے میری مدد کرو، تو میں رک گیا۔ آواز ٹیلے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے وہیں سے آواز دی، اگر تم کوئی انسان ہو تو سامنے آؤ، اگر چڑیل ہو تو دفع ہو جاؤ۔ عورت کی آواز آئی، میں انسان ہوں، میرے پاؤں میں سخت درد ہے، میری مدد کرو، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس خیال سے کہ عورت ذات ہے، خدا جانے کس تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میں خطرے کے مقام سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ میں ٹیلے کے عقب میں آ گیا۔ مجھے اندھیرے میں ایک سفید ساڑی والی عورت کا ہیولہ دکھائی دیا جو زمین پر بیٹھا تھا۔ میں نے دور سے پوچھا، کون ہو؟ رات کے وقت یہاں کیسے آ گئی؟ عورت نے کراہتے ہوئے کہا، بیٹا میرا نام کنوج کماری ہے، میں اس علاقے کی جاگیردارنی ہوں۔ بائیں طرف دور سے جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ میرے پرکھوں اور باپ داداؤں کی حویلی ہے۔ میں وہاں اپنی بہو اور اس کے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ شہر گئی تھی، وہاں بم کے دھماکے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حویلی کی طرف چل پڑی کہ اگر جنگ لگ گئی تو کم از کم اپنے پوتوں کے پاس تو رہوں گی۔ یہاں آ کر گھوڑا بدک گیا۔ میں گر پڑی، گھوڑا بھگوان جانے کدھر چلا گیا۔ میرے پاؤں میں سخت موچ آ گئی، تب سے یہیں پڑی ہوں۔ کسی کے قدموں کی آہٹ سنتی ہوں تو آواز دے کر مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ دو آدمی مجھے چڑیل سمجھ کر ڈر کر بھاگ گئے۔ تم بڑے بہادر آدمی ہو کہ میری مدد کو آ گئے ہو۔ میں نے کہا، بہن جی میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ عورت کی آواز سے لگتا تھا کہ اس کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ میں ابھی تک اس سے 5 6 قدم دور کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا بھگوان تمہارا بھلا کرے، ہماری حویلی یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، مجھے کسی طرح سہارا دے کر حویلی کے دروازے تک پہنچا دو، آگے میں خود دیواروں کو پکڑ پکڑ کر اندر چلی جاؤں گی، بھگوان تمہارا بھلا کرے گا۔ مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا۔ میں انسانی ہمدردی کے خیال سے اس کی طرف بڑھا۔ جس عمارت کو یہ عورت اپنی حویلی بتا رہی تھی اس کو میں نے دور سے دیکھا تھا۔ وہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ قریب جا کر میں نے دیکھا کہ عورت زمین پر ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے ٹخنے کو پکڑ رکھا تھا۔ رات کی دھندلی پھیکی روشنی میں اس کا سفید چہرہ اور سر کے سفید بال نظر آ رہے تھے۔ مجھے وہ عورت واقعی کوئی مدبر جاگیردارنی لگی۔ میں نے کہا، بہن جی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر اٹھیں، میں آپ کو آپ کی حویلی کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ بھگوان تمہیں سکھی رکھے بیٹا، بھگوان تمہیں سکھی رکھے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ بڑی مشکل سے ایک پاؤں پر کھڑی ہو سکی۔ میں نے کہا، بہن جی اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ لیں اور آہستہ آہستہ چلیں۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حویلی کو جانے والا راستہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا، بیٹا ذرا آگے جاؤ گے تو ایک چھوٹی سی سڑک نکلے گی، وہ سڑک ہماری حویلی کو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ کہتی گئی میں اسے سہارا دے کر چلاتا رہا۔ 6 7 قدموں کے بعد واقعی ایک چھوٹی سی سڑک نیچے اترتی تھی اور اندھیرے میں حویلی کی طرف جاتی لگتی تھی۔ جاگیردارنی نے مجھے اسی راستے پر چلنے کو کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے وہ پاؤں کو بالکل زمین پر نہیں رکھتی تھی، مگر حویلی والی سڑک پر آ کر اس نے پاؤں زمین پر ٹکا کر چلنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، تمہارے سہارا دینے سے مجھے بڑا آرام ملا ہے، اب میں پاؤں تھوڑا دبا کر چل رہی ہوں۔ جب ہم پرانی عمارت کے قریب پہنچے جو رات کے اندھیرے میں عجیب ڈراؤنی اور ہیبت ناک لگ رہی تھی تو مجھے روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ یہ روشنی حویلی کے دروازے کے اوپر لگے ہوئے کسی بلب یا لیمپ سے آ رہی تھی۔ لیمپ کے اوپر شیڈ لگا تھا، شاید
क्योंकि रोशनी सिर्फ बल्ब के नीचे पड़ रही थी। जागीरदारनी कनौज कुमारी ने मुझसे बड़ी शफकत भरी बातें शुरू कर दी। वो कह रही थी, मेरा एक ही बेटा है, वो गांव छोड़कर अमेरिका चला गया, 2 साल से वहीं पर है। भगवान की बड़ी कृपा है कि बहू और उसके बच्चे मेरे पास हैं, मेरा जी लगा रहता है। मैंने कहा, बहन जी आपकी उर्दू इस इलाके की नहीं लगती। बेटा, मैं तो पैदा इसी सूबे में हुई थी, हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले थे, मगर मैंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की है। 1 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लगाया था। मगर बेटा, ये जवानी के दिनों की बातें हैं, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। मैंने कहा, बहन जी, मेरा ख्याल है अब आप अंदर जा सकती हैं, मुझे इजाज़त दें। जागीरदारनी ने तो मेरी मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि बेटा मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अंदर चलकर मेरे हाथ से प्रसाद का लड्डू और मेरी बहू के हाथ की बनी हुई चाय पीकर मेरी आत्मा को शांति दो। मैंने कहा, बहन जी आप दुखी ना हो, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपको अंदर तक छोड़ आता हूँ, मगर मैं खाऊं पीऊंगा कुछ नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरा दिल रख लिया। आ जाओ अंदर। मैंने भी सोचा कि आगे दरिया है, कुछ पता नहीं कि यह इलाका आगे किस तरफ जा निकलता है। इस औरत से कम आगे के इलाके के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी। मुमकिन है मुझे इससे कोई घोड़ा मिल जाए। उसको सुनाने के लिए मैंने एक झूठी कहानी अपने दिमाग में सोच ली थी। हवेली की ड्योढ़ी में कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। ड्योढ़ी के आगे एक कुशादा सहन था, जहां रात के वक्त उल्लू बोल रहे थे। मैंने ऊपर इमारत के सहन की जानिब खुलने वाली खिड़कियों पर निगाह डाली। वहां भी कोई रोशनी नहीं थी। बरामदे के पीछे एक और बरामदा था, यहाँ भी खूब अंधेरा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये अजीब हवेली है कि जहां किसी तरफ से ना कोई आवाज आ रही है, ना कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही है। बरामदे के आखिर में बाएं जानिब एक दरवाजे के पास जाकर बूढ़ी जागीरदारनी रुक गई, कहने लगी, बेटा दरवाजे को जरा धकेलो। अंदर से चिटखनी नहीं लगी हुई, मुझे मालूम है ये मेरा ड्राइंग रूम है। मैंने एक हाथ से दरवाजे को थोड़ा सा धकेला, दरवाजा खुल गया। अंदर भी घुप अंधेरा था। अंदर से ऐसी नागवार बू आने लगी जैसे अंदर उल्लुओं और चिमगादड़ों ने बसेरा कर रखा हो। जागीरदारनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो, मैं बत्ती जलाती हूँ। उसने मेरा सहारा लिए लिए हाथ बढ़ाकर दीवार में लगा हुआ स्विच दबा दिया। मेरा ख्याल था बटन दबाने से कमरा रोशन हो जाएगा, मगर एक बड़ा कमजोर सा बल्ब रोशन हुआ, जिसकी फीकी पुरस्रार रोशनी में मुझे दीवारों पर लटके हुए लंबे लंबे सुर्ख पर्दे और दरमियान में लगा हुआ भारी सोफा दिखाई दिया। मुझे ये बात बड़ी अजीब और डरावनी सी लगी। जागीरदारनी मेरे सहारे आगे चलकर सोफे पर बैठ गई। मैं भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मगर मेरा दिल कह रहा था कि करमदाद, यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ। मगर इस औरत से ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि दरिया पर आगे कोई पुल है या नहीं। दूसरे ये कि ये इलाका आगे काठियावाड़ की तरफ निकल जाएगा क्या। मैंने दिमाग में पैदा होने वाले तोहमात को निकाल दिया और जागीरदारनी से पूछा, बहन जी आगे दरिया पर एक पुल होता था, वो किस तरफ है। मैंने ये जाहिर किया जैसे मैं इस तरफ से पहले भी गुजरता रहा हूँ। अपने बारे में मैंने उसे यही बताया कि हम कुछ दोस्त शिकार खेलने निकले थे और मैं उनसे बिछड़कर रास्ता भूल गया। जागीरदारनी ने कहा, वो पुल बहुत आगे जाकर है बेटा, मगर फिक्र ना करो, हमारी अपनी कश्ती है, अपना मल्लाह है, वो इसी हवेली में होता है, मैं उसे तुम्हारे साथ कर दूंगी। वो खुद तुम्हें दरिया पर छोड़ आएगा। दरिया पार एक गांव है जहां से काठियावाड़ को लारियां आती जाती हैं। तुम काठियावाड़ चले जाना, क्योंकि द्वारका में तो फौज ने कर्फ्यू लगा दिया है। भगवान जाने पाकिस्तान भारत के झगड़े कब खत्म होंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं बहू को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारे लिए चाय भी लाएगी, भगवान के लिए चले ना जाना। उस बूढ़ी औरत के शफकत भरे रवैये ने मेरे दिल से मजीद तोहमात को ख़त्म कर दिया, और फिर मुझे ये लालच भी था कि मैं इसकी कश्ती में दरिया पार कर सकूंगा। वो सोफे का सहारा लेकर कमरे से निकल गई। कमरे की हर शय सुर्ख देखकर मैंने यही ख्याल किया कि ये पुराने ज़माने के वज़ादार जागीरदार लोग हैं। इनके यहाँ उस ज़माने के सोफे और पर्दे पड़े हैं, जब ज़मींदार वगैरह बड़े शौक से सुर्ख रंग के पर्दे हवेलियों में लटकाया करते थे। कुछ देर अंदर बैठे रहने की वजह से अब मुझे फिजा में फैली हुई मनहूस सी नागवार बू महसूस नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे जागीरदारनी ने बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है। मैं ज़रा चौंका।
मैंने उठकर दरवाजे को जरा धकेला। वाकई दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे कि उस औरत ने बाहर से कुंडी क्यों लगाई। फिर मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि बेचारी वहम परस्त औरत है और विष्णु की पुजारन है। वो नहीं चाहती कि मेरे एहसान का बदला चुकाए बगैर मुझे वहां से जाने दे। उसने मुझे कहा भी था कि अगर मैंने उसकी चाय वगैरह कबूल ना की तो उसका विष्णु भगवान उससे नाराज हो जाएगा। मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। मैं सोफे पर वापस आकर बैठा ही था कि दरवाजे की कुंडी बाहर से खुली और जागीरदारनी चांदी की मुठ वाली छड़ी के सहारे चलती अंदर आई। आते ही बोली, क्षमा करना बेटा, तुम जरूर सोचते होगे कि मैंने बाहर से कुंडी क्यों लगा दी थी। बेटा, मैं बड़े पुराने ख्याल की औरत हूँ। मेरा ये एतकाद है कि मुझ पर अगर कोई एहसान करता है और मैं उसे भगवान विष्णु के नाम के लड्डू और चाय नहीं पेश करती तो भगवान विष्णु मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरा अगला जन्म जानवरों में होगा। इस वास्ते मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। कोई बात नहीं बहन जी, अब मैं आपके साथ हवेली में आ ही गया हूँ तो चाय पी कर ही जाऊंगा। लेकिन मुझ पर एक कृपा जरूर करनी होगी आपको। तुम हुक्म करो बेटा। मैंने कहा, बस अपने मल्लाह को जगा कर कह दे कि कश्ती निकाल ले और मुझे दरिया पार करवा दे। जागीरदारनी ने बड़ी शफकत से कहा, बेटा मैंने मल्लाह सर्जन को जगा भी दिया है, वो दरिया पर कश्ती निकालने चला भी गया है। बस तुम एक प्याली चाय पीकर मेरे नौकर के साथ दरिया पर चले जाना। फिर कहने लगी, बेटा तुम जरूर सोच रहे होगे कि इस कमरे की हर शय सुर्ख क्यों है। असल में मैंने ये सब कुछ अपनी बहू का शौक पूरा करने के लिए किया है। उसे सुर्ख रंग बहुत पसंद है। मैंने यूं ही कह दिया कि आपकी बहू तो इस वक्त सो रही होगी, उसे तकलीफ ना ही देती तो अच्छा था। बेटा क्या करूं, मेरी बहू को जो दूसरी चीज अच्छी लगती है वो सिर्फ रात को देर तक सोना है। नींद की तो वो दीवानी है। मैंने उसे जगाया भी मगर वो उठी ही नहीं। मैंने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ, नौकर से कहें कि मुझे दरिया तक ले जाए। जागीरदारनी ने कहा, बेटा कुछ खाए पिए बगैर तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। कम से कम एक प्याली चाय तो तुम्हें जरूर पीनी होगी। तुम्हारे चाय पीने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो ये कह ही रही थी कि दरवाजे में एक औरत नमूदार हुई जिसने हाथों में चांदी का तश्त थाम रखा था। उसने स्याह बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें गेंदे के फूल सजे थे। साड़ी इस तरह पहनी थी कि उसका एक बाजू शाने तक नंगा था। रंग सांवला था जो कमरे की सुर्खी माइल फिजा में तांबे की तरह दमक रहा था। वो सेहतमंद, जवान और खुश शक्ल औरत थी। वो मुझे किसी हिंदू मंदिर की रकासा लगी जो रक्स करते करते हमारे लिए चाय लेकर आ गई हो। जागीरदारनी ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये विशाली है। ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और चाय बड़ी उम्दा बनाती है। विशाली ने चाय का तश्त मेरे आगे मेज पर रखते हुए गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखें, उसकी नजरें मुझे कुछ कह रही थीं जो मैं ना समझ सका। विशाली सोफे के दरमियान वाली नीची मेज के पास घुटनों के बल बैठ गई और चाय प्यालियों में डालने लगी। ये औरत विशाली अपने साथ एक अजीब पुरस्रार और गहरी खुशबू लाई थी जो इस आसेबी कमरे में फैली हुई नागवार बू में मुझे बड़ी खुशगवार लगी। एक थाली में लड्डू भी पड़े थे। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये लड्डू विष्णु भगवान के मंदिर का प्रसाद है, इसे जरूर चखो। मैंने कहा, नहीं बहन जी, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। विशाली ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। जब मैं चाय की प्याली पकड़ने लगा तो विशाली ने एक बार फिर मुझे गहरी मायनी खेज नजरों से देखा और अपने सर को नफी के अंदाज में इस तरह हिलाया जैसे कह रही हो कि चाय मत पीना। मगर मैंने उसके इशारे को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं दी कि जो कुछ मेरे साथ वहां होने वाला था उसका मुझे वहमो गुमान तक नहीं था। जागीरदारनी मेरी तरफ देख रही थी। चाय पीकर बताओ बेटा कि चाय कैसी बनी है। मैंने चाय का एक घूंट पिया। चाय में इलायची की खुशबू थी। चाय वाकई बड़ी मजेदार थी। मैंने कहा, बहुत अच्छी चाय है बहन जी। औरत विशाली मेज के करीब ही घुटनों के बल अदब से बैठी थी। जागीरदारनी ने उससे कहा, विशाली अब तुम जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं। विशाली ने उठते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखा और नफी में सर हिलाया और फिर कमरे से निकल गई। अब कमरे में मैं और जागीरदारनी रह गए थे। मुझे जाने की जल्दी थी। मैंने चाय के मजीद एक दो घूंट पिए और प्याली मेज पर रखते हुए कहा, बहन जी अब इजाजत दें, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी दरिया पार करना है। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये चाय तो खत्म कर लो। ये विष्णु भगवान की नाम की है, बची हुई रह गई तो बदशगुनी होगी। जाने की तुम फिक्र ना करो, मेरा आदमी घाट पर कश्ती लिए मौजूद होगा।
मैंने जल्दी जल्दी प्याली में बची हुई चाय हलक में उंडेली और जागीरदारनी का शुक्रिया अदा किया तो मुझे एकदम चक्कर से आ गया। मैंने हाथ से अपने माथे को सहलाया। दोबारा उठने लगा तो पहले से ज्यादा शदीद चक्कर महसूस हुआ और मेरी आंखों के आगे कमरे की चीजें दायरे में गर्दिश करने लगीं। जागीरदारनी ने अपना चेहरा मेरे करीब करते हुए पूछा, क्या बात है बेटे, तबीयत तो ठीक है? मैंने जागीरदारनी की तरफ देखा, उसका चेहरा मुझे घूमता हुआ नजर आया। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं कब तक सोफे पर बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मैं सोफे पर नहीं, किसी सख्त जगह पर लेटा था। मेरी आंखें खुली थीं, चक्कर खत्म हो गए थे। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। मैंने हाथ पांव हिलाने चाहे तो मुझ पर इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि मेरे हाथ पैर बंधे हैं। मैंने घबरा कर सर उठाकर देखा। मैं लोहे के एक स्ट्रेचर पर लेटा था। मेरे दोनों बाजू, कलाइयां और दोनों टांगे और पांव भी चमड़े के तस्मों से स्ट्रेचर के साथ बंधे थे। मैं हैरान परेशान रह गया कि ये क्या हुआ। ये जागीरदारनी तो बड़ी खतरनाक औरत निकली। उसने मुझे बेहोश कर देने वाली चाय पिलाई और फिर स्ट्रेचर पर बांध दिया। उसने ऐसा क्यों किया? जाहिर है जागीरदारनी के इरादे नेक नहीं थे। मैंने बुलंद आवाज से विशाली को आवाज दी। कई बार विशाली को पुकारा। हर बार कमरे में मेरी आवाज की बाज़गश्त गूंज कर रह गई। ये छोटा सा नीम रोशन कमरा था। दीवार के साथ उसी मनहूस सुर्ख रंग का सोफा पड़ा था। या अल्लाह खैर, मेरे दिल से बे इख्तियार दुआ निकली और मेरे जहन में परेशान कर देने वाले ख्यालात आने लगे। ये ख्याल भी आया कि कहीं ये औरत आर्मी इंटेलिजेंस की औरत तो नहीं। इसे पता चल गया होगा कि मैं कमांडो हूं और इसने मुझे आर्मी के हवाले करने के लिए बेहोश करके स्ट्रेचर पर जकड़ दिया हो। मैंने दो तीन बार अपनी कलाइयों को तस्मों में से निकालने की कोशिश की, मगर तस्मे चमड़े के थे और इस बुरी तरह से उन्होंने मेरे बाजुओं, कलाइयों और टांगों और टखनों को जकड़ रखा था कि मैं सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों और पाँव के पंजों को ही हिला सकता था। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि दिन का वक्त है या रात का वक्त है। ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान। हर तरफ मौत की खामोशी छाई थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मुझे बाहर से आदमियों के बोलने और हल्के हल्के कह-कहों की आवाज़ें सुनाई दीं। ये आवाज़ें दूर से आ रही थीं। फिर ये आवाज़ें करीब से होते हुए आगे निकल गईं। उनमें औरतों की आवाज़ें भी थीं। लगता था कि कमरे के बाहर कोई राहदारी है जहां से लोगों की टोलियां गुजर रही हैं। चार पांच टोलियां गुजरी तो मैं सोचने लगा कि ये लोग किधर से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद फिर वही मौत वाली खामोशी तारी हो गई। मैंने खुदा से ये दुआ भी मांगी कि या अल्लाह पाक, मुझ पर दौरा ही पड़ जाए और मैं इंसान से सांप बन जाऊं। कम अज कम मैं सांप के रूप में आकर वहां से भाग तो सकता था। लेकिन मेरी ये दुआ भी कबूल ना हुई। वक्त गुजरता रहा। जिस तरह बहुत ज्यादा जख्मी सांप रेंगने की कोशिश करते हैं, यूं महसूस हो रहा था कि जिन लोगों की आवाजें कुछ देर पहले आई थीं, वो एक जगह जाकर किसी अंधे कुएं में गिर गए हैं। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसके बाद ताला खुलने की आवाज आई। मुझे इस आसेबी कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। दरवाजा खुला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दो काले स्याह हबशी अंदर आए। वो बिल्कुल अफ्रीका के हबशी थे। कंधों पर उन्होंने स्टेन गन्ने लटका रखी थीं। ऊपर के धड़ नंगे थे। वो मुझे अलिफ लैला के जमाने के हबशी लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आसेबी हवेली में ये सब क्या हो रहा है। दोनों हबशियों ने अंदर आते ही स्ट्रेचर को पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैंने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हबशियों पर जरा सा भी असर नहीं हुआ, जैसे वो मेरी जबान ही नहीं समझ रहे थे। वो मेरा स्ट्रेचर चलाते हुए कमरे से बाहर आ गए। बाहर एक नीम रोशन राहदारी थी। मैंने चीख कर कहा, मैं फौज का कर्नल हूं, मैं तुम सबको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दूंगा। हबशी बड़े सुकून के साथ स्ट्रेचर को राहदारी में लिए जा रहे थे। वो मजीद आगे बढ़े तो मुझे इंसानों की ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे किसी बड़े कमरे में बहुत से लोग बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हों। यकीनन ये वही लोग थे जिनकी टोलियां कमरे के बाहर से गुजरी थीं। फिर एक ऊंचा दरवाजा आ गया। दरवाजे के बाहर भी दो स्याफाम हबशी ब्रेन गन्ने लिए खड़े थे। जैसे ही हबशी मेरा स्ट्रेचर लेकर दरवाजे में दाखिल हुए, मैंने देखा कि ये एक हाल कमरा है। मेरी दाएं जानिब हाल कमरे में ऊपर से नीचे तक लाल रंग के सोफे बिछे थे। सोफों पर रंग बरंग लिबास में मलबूस औरतें और मर्द बैठे एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं।
सामने एक स्टेज बनी है। मेरा स्ट्रेचर उसी स्टेज पर लाया गया। हबशी मेरे स्ट्रेचर को स्टेज की एक तरफ पर गिरे हुए सुर्ख पर्दे के पास ले गए और उसे मेरे सर की जानिब से जरा सा ऊपर उठाकर दीवार के साथ लगा दिया। शायद ये इसलिए किया गया था कि मैं हाल, कमरे और स्टेज का मंजर देख सकूं। मैंने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे किस लिए जकड़ा है? मेरे बार बार शोर मचाने पर पर्दे के पीछे से एक सफेद लंबे कोट वाला डॉक्टर नुमा आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में टीका लगाने वाली सिरिंज थी। मेरे करीब आकर उसने बगैर कुछ कहे सुने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? उसके बाद मेरे गले की रगें जैसे खुश्क हो गईं। मैंने बोलना चाहा तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। उन लोगों ने मेरी आवाज़ बंद करने के लिए कोई ख़ास टीका लगा दिया था। अब मैं सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, बोल नहीं सकता था। मैं ये देखकर मज़ीद हैरान हुआ कि इस मेज़ की दोनों जानिब चमड़े के चौड़े तस्मे लटक रहे थे, जैसे इस मेज़ पर किसी को लिटाकर बांधा जाने वाला हो। हबशी मेज़ बिछा कर चले गए। हाल कमरे में खामोशी छा गई। लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी बंद कर दी। कुछ होने वाला था। मैंने देखा कि अगले सोफों पर सुर्ख और कासनी रंग की साड़ियों में मलबूस ज्यादातर बूढ़ी औरतें बैठी थीं। हाल में काफी रोशनी थी। इतने में स्टेज पर एक जानिब से पर्दा हटा और वही मनहूस जागीरदारनी नमूदार हुई, जिसने मुझे अय्यारी से हवेली में ले जाकर बेहोश कर देने वाली चाय पिलाई थी। मैंने चीख कर उसे गालियां देना चाही, मगर मेरी आवाज नहीं निकली। जागीरदारनी बड़ी शानदार सुर्ख रेशमी साड़ी पहने हुए थी। सफेद बालों का जूड़ा बनाकर उसने जूड़े में सुर्ख फूल सजाए थे। हाथ में चांदी की मूठ वाली लंबी छड़ी थी। उसने मेरे स्ट्रेचर की तरफ एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा। उसके स्टेज पर नमूदार होते ही हाल तालियों से गूंज उठा। जागीरदारनी ने हाथ ऊपर उठाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। जब हाल में सन्नाटा हो गया तो जागीरदारनी ने हाजरीन को मुखातिब किया, सजनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारी कामा सूत्रा क्लब के मेंबरों और इश्क व मोहब्बत के देवता काम देवता के पुजारियों, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़े सौभाग्य हैं कि आज की रात हम एक बार फिर इश्क व मोहब्बत के देवता के आगे औरत मर्द के असल प्यार का तोहफा पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि इस दफा भी हम प्रेम देवता के चरणों में दो बार प्रेम का तोहफा पेश करेंगे। औरत मर्द के प्यार की ये सभा जो आज जमी है, कल रात को भी जमेगी। इसके साथ ही मैं कामा सूत्रा की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करती हूँ। सबसे पहले हमारी सभा की पुरानी रस्म के मुताबिक सब मेंबरों की खिदमत में सोमरस पेश किया जाएगा, और सोमरस इंग्लैंड से खास तौर पर मंगवाई गई स्कॉच विस्की यानी आला तरीन शराब की शक्ल में आपको पेश किया जाएगा। सारा हाल नारों, सीटियों और तालियों से एक बार फिर गूंज उठा। मैंने देखा कि अगली कतार के सोफों पर बैठी हुई बूढ़ी औरतें ज्यादा जोशो खरोश से तालियां बजा रही थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कामा सूत्रा सभा किस किस्म की है और ये लोग यहाँ किस अंदाज में इश्क मोहब्बत का ड्रामा खेलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं यही समझ सका कि यहाँ खुले बंदों औरत मर्द के प्यार मोहब्बत के मनाजिर दिखाए जाएंगे। जिस किस्म का भयानक खेल वहाँ खेला जाने वाला था, उसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। जागीरदारनी ने जैसे ही अपनी तकरीर खत्म की, हाल के मुख्तलिफ दरवाजों में से नीम उरियां लड़कियां शराब की बोतलों से भरे हुए ट्रे लेकर हाल में दाखिल हुईं और हाजरीन को शीशे के गिलासों में शराब डाल डाल कर देने लगीं। मैं ये सारा शैतानी मंजर साकित नजरों से देख रहा था। जागीरदारनी भी स्टेज से उतरकर अगली कतार वाली औरत के पास जाकर बैठ गई। उसके हाथ में भी शराब से भरा गिलास था और वो चुस्कियां लगा रही थी। इस दौरान दो काले हबशियों ने स्टेज के दरमियान में बिछी हुई संगे मरमर की लंबूतरी मेज की एक तरफ छोटी मेज लाकर रख दी थी। हबशी स्टेज की एक तरफ स्टेन गन लेकर खड़े हो गए। इतने में एक सफेद कोट वाला आदमी आया, जिसने मुझे इंजेक्शन दिया था और मेरी आवाज बंद हुई थी। उसके हाथ में सफेद ट्रे था। ट्रे में ऑपरेशन करने वाली छुरियां, चाकू देखकर मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। कहीं ये लोग मुझे अजियतें दे देकर हलाक तो नहीं करने लगे। मैं तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। वो आदमी ट्रे छोटी मेज पर रख कर चला गया। हाल की रोशनियां थोड़ी थोड़ी मध्यम कर दी गईं और म्यूजिक बुलंद हुआ। औरतें और मर्द उसके साथ साथ गाने लगे। फिर म्यूजिक एकदम थम गया। स्टेज पर रोशनी ज्यादा कर दी गई। जागीरदारनी ने खड़े होकर ऐलान किया, कामा सूत्रा सभा के सजनों, देवता की पूजा शुरू होती है।
स्पीकरों पर घुंघरुओं की छन छन से सारा हाल गूंज उठा। अचानक एक जानिब से पर्दा हटा और एक औरत नीम उरिया लिबास में घुंघरू छनकाती रक्स करती स्टेज पर नमूदार हुई। उसने स्टेज के किनारे पर जाकर हाल में बैठे हुए लोगों को झुककर प्रणाम किया और स्टेज के वस्त में आकर रक्स शुरू कर दिया। मैंने उस रकासा को फौरन पहचान लिया, ये विशाली थी, वही औरत जिसने मुझे जागीरदारनी के दीवान खाने में चाय लाकर दी थी और दो तीन बार इशारों के साथ चाय पीने से मना भी किया था। मैं अगर उसके इशारों को समझ जाता और चाय ना पीता तो इस अजाब से बच सकता था, मगर अब देर हो चुकी थी। रक्स के दौरान वो मेरे स्ट्रेचर के करीब से गुजरी और उसने अपनी चाल मध्यम कर ली। मेरी तरफ देखकर एक बार आंखें बंद कर लीं, दोबारा आंखें खोलीं और सर को जरा सी जुम्बिश देकर आगे निकल गई। ऐसा उसने कई बार किया। हर बार वो रक्स करती हुई मेरे करीब आकर रुक सी जाती, आंखें तीन चार बार झपकती और आगे निकल जाती। शायद वो इस वक्त भी मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं समझ नहीं रहा था, मैं समझ सकता ही नहीं था। मेरे जहन की हालत बेहद उलट पलट हो चुकी थी। हाल में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, कामा सूत्रा शुरू किया जाए। जागीरदारनी ने यह सुनते ही अपना छड़ी वाला हाथ ऊंचा उठाकर ऐलान किया, कामा सूत्रा शुरू किया जाता है। ये सुनते ही विशाली रक्स करती स्टेज से चली गई। उसके जाने के बाद स्टेज की दोनों जानिब से मर्द और औरतों के दो जोड़े निकलकर सामने आ गए। एक मर्द औरत को एक जानिब से, एक मर्द और औरत दूसरी जानिब से आए। दोनों मर्द गेरवे रंग के साधुओं वाले लिबासों में थे। औरत ने सुर्ख रेशमी साड़ियां पहनी हुई थी। उनको देखकर लोग बेतहाशा तालियां बजाने और आवाज निकालने लगे। वो दायरे की शक्ल में रक्स कर रहे थे। नाचते नाचते औरतों ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। मर्दों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद रोशनी एकदम सुर्ख हो गई। फिर स्टेज पर जो शैतानी ड्रामा शुरू हुआ, उसने इखलाक व तहजीब की धज्जियां बिखेर दी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मुझे ख्याल आया कि इसके बाद क्या होने वाला है। हाल में से कुछ औरतें और मर्द स्टेज पर आ गए और वो भी स्टेज पर खेले जाने वाले शैतानी खेल में शरीक हो गए। ये ड्रामा देर तक होता रहा, फिर सब औरतें और मर्द स्टेज पर से चले गए। स्टेज की रोशनी तेज कर दी गई। जागीरदारनी ने ऐलान किया, कामा सूत्रा के पुजारियों, अब काम देवता के चरणों में खास तोहफा भेंट किया जाता है। हाल में एकदम मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मैं यही समझा कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन स्टेज का पर्दा उठा और दो हबशी एक आदमी को इस हालत में स्टेज पर लाए कि हबशियों ने उसको बाजुओं से पकड़ रखा था। आदमी नीम जान था, उससे चला भी नहीं जाता था। हबशी उसे घसीट कर ला रहे थे। उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, बदनसीब बिल्कुल नंगा था। उसके आते ही हाल एक बार फिर तालियों के शोर से गूंज उठा। हबशियों ने उस आदमी को संगे मरमर की लंबी मेज पर लिटाकर उसके बाजुओं और टांगों को तस्मों से जकड़ दिया और जल्दी से पीछे हटकर स्टेज से उतर गए। अब स्टेज पर सिर्फ वही एक बदनसीब मेज पर जकड़ा हुआ रह गया था, जिसके साथ न जाने किस किस्म का वहशियाना सलूक होने वाला था। जागीरदारनी ने छड़ी बुलंद करके एक अश्लोक पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, काम देवता को हमारी भेंट स्वीकार हो। सारे हाल ने ऊंची आवाज में कहा, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जागीरदारनी ने हुक्म दिया, काम देवता की पूजा शुरू हो। स्टेज की रोशनी एकदम तेज हो गई। एक जानिब से वही आदमी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था नमूदार हुआ, मगर अब उसने सफेद के बजाय काला कोट पहन रखा था और उस पर सुर्ख रुमाल बंधा था। वो मेज के सरहाने की तरफ आकर खड़ा हुआ, जिसमें खौफजदा बदनसीब इंसान को लिटाकर जकड़ा गया था। वो अजीब किस्म की खुश्क और बैठी हुई आवाज में बार बार कह रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन शैतानी तूफान के नकार खाने में उस बेचारे की आवाज कौन सुनता। स्याह कपड़ों वाले जलाद ने, मैं उसे जलाद ही कहूंगा, ट्रे में से एक कैंची उठाई और बदनसीब इंसान की तरफ बढ़ा। वो मेज के अकब में आ गया ताकि सामने हाल में बैठे हुए लोग दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा देख सकें। उसने कैंची से उस आदमी के सर के बाल तेजी से काटने शुरू किए। जब वो काफी बाल काट चुका तो कैंची मेज पर रख दी और ट्रे में से एक निश्तर उठाया और बदनसीब इंसान के पेट को एक हाथ से दबाने लगा। बदनसीब आदमी रोते हुए खुश्क आवाज में चिल्ला रहा था, मुझ पर रहम करो। काले कपड़ों वाले जल्लाद ने मेरे देखते देखते उस आदमी के पेट में निश्तर जोर से घोंप दिया। आदमी की चीख निकल गई।
اس کی چیخ ایسی تھی جیسے بکرے کو ذبح کرتے وقت اس کے حلق سے نکلتی ہے۔ اس کی چیخ کی آواز پر لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جاگیردارنی نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر کہا، سجنوں، کام دیوتا کی بھیंٹ پر شور نہ کرو۔ آدمی کے پیٹ سے خون ابل ابل کر اسٹیج پر گر رہا تھا۔ جلاد نے نشتر کو بدنصیب کے پیٹ میں ہی آدھا دھنسا ہوا رہنے دیا اور اٹھ کر ٹرے میں سے ایک لمبی اور تیز دھار والی چھری اٹھا لی۔ چھری کو لہرا لہرا کر لوگوں کو دکھایا۔ میز پر لیٹے دائیں بائیں شدت درد کے عالم میں سر مارتے اور بل بلاتے ہوئے بدنصیب آدمی کے پاؤں کی طرف آ گیا اور اس کے پاؤں کی ٹخنوں کے قریب سے رگیں کاٹ ڈالیں۔ اس بدنصیب آدمی کے حلق سے ایک اور بھیانک چیخ بلند ہوئی اور خون کے فوارے نکلنے لگے۔ پھر اس کی رانوں پر سے چھری کی مدد سے گوشت کے لوتھڑے اتارے جانے لگے۔ مجھے اس کی سفید ہڈیاں نظر آئیں تو دہشت کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جلاد ڈاکٹر جب زندہ انسان کی دونوں ٹانگوں کا گوشت کھرچ کھرچ کر اتار چکا تو پھر اس کے پیٹ میں دھسے ہوئے نشتر کو نکال کر ٹرے میں رکھا اور چھری سے اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے تک کاٹ کر کھول دیا اور ساری انتڑیاں نکال کر اسٹیج پر اچھال دی اور جے کام دیوتا کی کا نعرہ لگایا۔ خوف کے مارے میرا اپنا برا حال تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کے بعد میری باری ہے۔ اس کے بعد چاقو سے ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں۔ اس وقت وہ بدنصیب شاید مر چکا تھا، کیونکہ پھر اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ جلاد نے مرے ہوئے آدمی کی گردن آری سے کاٹ کر الگ کر دی اور اس کے سر کو لوگوں کی طرف اچھال کر نعرہ لگایا، جے بجرنگ بلی، جے بجرنگ بلی۔ لوگ بدنصیب انسان کے سر کو ایک دوسرے کی طرف اچھالنے اور نعرے لگانے لگے۔ جاگیردارنی نے اس وقت اٹھ کر اعلان کیا، کاما سوترا سبھا کے ممبروں، میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہوں کہ کل اسی وقت اسی جگہ ایک بار پھر کام دیوتا کے چرنوں میں قربانی پیش کی جائے گی، اور کل جس آدمی کو کام دیوتا پر قربان کیا جائے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے اسٹریچر پر موجود ہے۔ جاگیردارنی نے چھڑی سے میری طرف اشارہ کیا۔ حال میں سے آوازیں بلند ہوئی، اسے آج ہی قربان کیا جائے۔ جاگیردارنی نے کہا، نہیں دوستو، یہ قربانی کل آدھی رات کے بعد ادا کی جائے گی۔ کل آپ سب لوگ آج ہی کی طرح یہاں پہنچ جائیں۔ اب قربانی کی رسم ختم ہوتی ہے، جے ہو کام دیوتا کی۔ سب لوگوں نے جواب میں زور سے نعرہ لگایا، جے ہو کام دیوتا کی۔ میری جان بچ گئی تھی مگر صرف ایک رات کے لیے۔ کیا میرا بھی یہی ہولناک انجام ہونا تھا؟ میں نے دل میں غور کیا، پھر جیسے کسی نے مجھے غیبی آواز میں کہا، نہیں کرمداد، تمہارا یہ انجام نہیں ہوگا، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن خدا میری مدد کس طرح کرے گا؟ اس کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں حبشی میری طرف بڑھے، انہوں نے میرے اسٹریچر کو سیدھا کیا اور اسے چلاتے ہوئے واپس اسی کمرے میں لے آئے جہاں پہلے میرا اسٹریچر پڑا تھا۔ حبشی باہر نکل گئے۔ باہر سے مجھے تالا لگانے کی آواز آئی تو میرا دل ڈوب سا گیا۔ اب مجھے سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی اس درندہ صفت اذیت ناک موت سے نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے آواز نکالی تو میں اب بول سکتا تھا۔ انجیکشن کا اثر ختم ہو چکا تھا، لیکن اب میرا بولنا، میرا سننا صرف اس رات اور اگلے دن تک ہی تھا۔ میں بے بسی سے پڑا خدا کو یاد کرتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا کہ وہ مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اس خون سرد کر دینے والی آسیبی خاموشی میں مجھے کسی چیز کے چرچرانے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے سانس روک کر اس آواز پر کان لگا دیے۔ آواز رک گئی۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد پھر وہی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی چوہا کسی کونے کھدرے میں ہڈی وغیرہ چھچوڑ رہا تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی تختہ آہستہ سے ایک طرف کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں آہٹ اور لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ یہ ساری آوازیں جدھر اسٹریچر کا سر تھا اس طرف سے آ رہی تھیں۔ میں اس طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اچانک کمرے کی نمدار فضا میں ایک خاص قسم کی گہری خوشبو سی بھر گئی۔ یہ خوشبو مجھے پہلی بار اس وقت محسوس ہوئی تھی جب جاگیردارنی کے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے خادمہ وشالی نے جھک کر میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی دی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، وشالی، کیا یہ تم ہو؟ کسی نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ ان ہاتھوں سے حنا اور عطر کی تیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ خاموش رہو۔ وہ میرے سامنے آ گئی، وہ وشالی ہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی میرے اسٹریچر کے تسمے کھولنے شروع کیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وشالی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ہاتھ سے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اسٹریچر سے اتر آیا۔ وشالی کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، مگر وہ بیٹھی نہیں تھی۔
कोने में एक जगह से फर्श की चौकोर सिल उठी हुई थी। वहां नीचे किसी तय खाने को जीना जाता था। विशाली जीने में उतरी हुई थी और इशारे से कह रही थी कि मेरे पीछे आओ। वो सीढ़ियां उतर गई, मैं भी उसके पीछे सीढ़ियां उतर गया। वो सीढ़ियों में खड़ी थी, सीढ़ियों में अंधेरा था। उसने मेरे कान में सरगोशी की, पत्थर की सिल फर्श में वापस अपनी जगह पर रख दो। मैंने दोनों हाथों से सिल को आहिस्ता से उठाया और सीढ़ियों में बैठकर सिल को चौकोर सुराख के ऊपर जमा कर रख दिया। विशाली ने कहा, जल्दी से आओ। मैं टटोलता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। 10-11 सीढ़ियां थीं। घुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। विशाली ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखा और आहिस्ता से कहा, खामोश रहना। और वो मुझे लेकर चलने लगी। उसे रास्ते की शनाख्त थी, वो बगैर रुके चल रही थी। हम कुछ कदम चलने के बाद एक तरफ मुड़ गए। ये कोई सुरंग थी कि राहदारी थी कि गार था, खुदा जाने क्या जगह थी। वहां सीलन की बू थी और सख्त हब्स था। विशाली अगरचे कदम कदम चल रही थी मगर बगैर रुके चल रही थी। जमीन नीचे होती गई। आगे नशेब था। 15-20 कदम गहराई में उतरने के बाद आगे फिर जमीन की चढ़ाई आ गई। उसको अबूर किया तो जमीन हमवार हो गई। इस दौरान वहां इस कदर गहरी तारीकी थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था। विशाली एक जगह पहुंचकर रुक गई। वो बिल्कुल मेरे साथ लगी हुई थी। मुझे उसके सांस चलने की आवाज बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसके कान में सरगोशी की, क्या बात हुई विशाली? उसने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। उसके बाद मैंने कुछ न पूछा, खामोश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ फासले पर कोई जानवर खर खर कर रहा है। थोड़े तवक्कुफ के बाद ये खर खर गुराहट में तब्दील हो गई। फिर हल्की सी गरज सुनाई दी। मैंने पहचान लिया ये शेर की आवाज थी। तो आगे क्या कोई शेर बैठा था? इस ख्याल ने मुझे मायूस कर दिया। अब हमारा आगे जाना महाल था। पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी। विशाली ने मेरे कान में कहा, आ जाओ, कोई आवाज ना निकालना। बस इसी तरह मेरे साथ लगकर कदम कदम चलते चलो। मैं बिल्कुल उसके साथ लगकर नाबीना आदमी की तरह चलने लगा। ये गार था या जो कुछ भी था, वहां अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे ऐसी बू आने लगी जैसी बू चिड़िया घरों में जानवरों, खास तौर पर शेर के पिंजरे से आती है। हम शेर के करीब पहुंच गए थे। विशाली मुझे अपने साथ आगे चलाते हुए दीवार के साथ लग गई थी और दीवार पर हाथ रखकर बड़ी आहिस्तगी और एहतियात के साथ आगे बढ़ रही थी। कुछ कदम उठाने के बाद शेर के हाँफने की आवाज आने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं शेर के पिंजरे में से गुजर रहा हूँ। शेर एक बार फिर गुर्राया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। खौफ से हाथ सर्द हो गए। विशाली एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। एक बार फिर ढलान आ गई। 10-12 कदम चलने के बाद जमीन फिर नीची हो गई। जैसे ही जमीन ऊंची हुई, बाहर की ताज़ा और ठंडी हवा का झोंका हमारे जिस्मों को छू कर गुजर गया। विशाली ने धीमी आवाज में कहा, हम बाहर निकल रहे हैं, कोई बात न करना, बाहर पहरेदार हो सकते हैं। चलते चलते विशाली ठहर गई। सरगोशी में बोली, तुम इसी जगह ठहरो, मैं देखती हूँ बाहर कोई पहरेदार तो नहीं। मैं बुत बना अंधेरे में खड़ा रहा। बाहर की तरफ से ताज़ा ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, जिनकी वजह से हबस और गर्मी खत्म हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि विशाली मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई है। ये एक मौजज़ा ही हो गया था, वरना मेरा बचना नामुमकिन था। चंद लम्हों के बाद विशाली के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। वो आ गई थी। उसने मुंह मेरे मुंह के करीब लाकर कहा, बाहर एक पहरेदार बैठा है। ये एक नई मुसीबत थी, मगर ये मुसीबत मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। मैंने कहा, मुझे वहां तक ले चलो, मैं उसको एक सेकंड में ठिकाने लगाता हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, उसके पास बंदूक है। मैंने कहा, तो मुझे ले चलो। हम गार में आगे चल पड़े। अब हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे ताकि हमारे कदमों की चाप सुनाई न दे और पहरेदार होशियार होकर हम पर फायर न कर दे। हम उस जमीन दोज गार के दहाने के करीब आ गए। बाहर से रात के खुले आसमान की धुंधली धुंधली रोशनी सफेद कोहरे की मानिंद नजर आने लगी थी। गार के मुंह पर एक जानिब मुझे एक आदमी बैठा नजर आया। रात की फीकी धुंध में मुझे उसका खाका ही नजर आया। वो किसी स्टूल या पत्थर पर बैठा था। उसकी बंदूक मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने विशाली को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद मुसल्ला पहरेदार की तरफ बढ़ा। मुझे उसे इस तरह दबोचना था कि वो आवाज ना निकाल सके, ना घबराहट में बंदूक का फायर कर सके। ये मुझे इल्म था कि ये कोई तरबियत याफ्ता फौजी नहीं। मैं अंधेरे में झुक कर चल रहा था। मुझे सिर्फ खाली हाथों और अपने बाजुओं के शिकंजे से काम लेना था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने मेरी आहट सुन ली
और पलट कर देखा। मैं अंधेरे में उसे नजर आ गया था। इससे पहले कि वो बंदूक संभालता, उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। मैंने जोर से ऊपर को झटका दिया, उसकी गर्दन का मनका टूटने की आवाज आई। मैंने उसे अपने से अलग कर दिया, वो गिर पड़ा। विशाली मेरे पीछे थी। हालांकि मैंने उसे एक जगह रुकने को कहा था। ये राज बाद में खुला कि विशाली मुझे अपनी नजरों से क्यों ओझल नहीं करना चाहती थी। विशाली मेरे पास आकर जमीन पर गिरे हुए पहरेदार को देखने लगी। तुमने इसे कैसे मारा? मैंने कहा, यह बाद में बताऊंगा, अभी निकलो यहां से। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक खुली जगह पर आ गए, जहां दरिया की तरफ से ठंडे झोंके आ रहे थे। मैंने विशाली से कहा, आगे दरिया है शायद, क्या वहां हमें कोई कश्ती वगैरह मिल जाएगी? उसने कहा, फिक्र ना करो, मुझे मालूम है जागीरदारनी की कश्ती किस जगह है। दरिया वहां से ज्यादा दूर नहीं था। एक तरफ दरिया का घाट था जहां लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उसके करीब ही एक कश्ती रस्सी से बंधी थी। हम उस कश्ती में बैठ गए। मैंने चप्पू संभाल लिए। विशाली ने पूछा, तुम किस तरफ जाना चाहते हो? मैंने कहा, यह मैं तुम्हें दरिया पार करने के बाद बताऊंगा। विशाली ने कहा, दरिया पार जागीरदारनी के हबशी गुलामों का गांव है। वो लोग रात को भी जाग कर गश्त लगाते रहते हैं कि कहीं जागीरदारनी का कोई मुलाजिम फरार होकर दरिया ना पार कर ले। ये सुनकर मैं फिक्रमंद हुआ, लेकिन मुझे दरिया हर हालत में पार करना था। विशाली ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर अपने गांव जाऊंगी। मैंने उसे कहा, वो यहाँ से वापस क्यों नहीं जाती? वो बोली, अब मेरे लिए जागीरदारनी की हवेली में सिवाय अजियतनाक मौत के और कुछ नहीं। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसको तो सुबह होते ही पता चल जाएगा कि तुम फरार हो चुके हो, और मैं तुम्हें फरार करवा कर अपने साथ ले गई हूँ। मैंने कहा, अगर दरिया पार जागीरदारनी के हबशी सिपाहियों की गश्ती पार्टियां पहरे पर होती हैं, तो हमें आगे जाकर दरिया पार करना चाहिए। वो बोली, हम ऐसा ही करेंगे। हम दरिया के बहाव के साथ साथ 6-7 मील आगे निकल जाएंगे। वहां से हम दरिया पार करेंगे, फिर कोई खतरा नहीं होगा। हमारी कश्ती दरिया के बहाव के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही। उसने मुझे खबरदार किया, कश्ती को अपने काबू में रखना। जिस वक्त मैं कहूं, फौरन कश्ती का रुख दूसरे किनारे की तरफ मोड़ देना। अगर कश्ती पर काबू ना रहा तो आगे समुंदर है। ये दरिया समुंदर में गिरता है, वहां दलदलें हैं। एक बार हमारी कश्ती उनमें फंस गई तो जिंदा नहीं बच सकेंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। मेरे मुंह से बेख्तियार इंशाल्लाह निकल गया था। कहने लगी, हमें मालूम हो गया था कि तुम मुसलमान हो। ये बात जागीरदारनी को भी मालूम हो गई थी। अब तुम्हारे मुंह से अल्लाह का लफ्ज़ सुनकर यकीन हो गया कि तुम वाकई मुसलमान हो। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ विशाली। उसने पूछा, तुम आधी रात के वक्त शहर से निकलकर इस तरफ क्या करने आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम द्वारका से कहाँ जा रहे थे? मैंने उसे अपना मुसलमानों वाला फर्जी नाम बताया और रात के वक्त द्वारका के शहर से निकलने की एक झूठी कहानी भी घड़कर सुना दी। विशाली ने यकीन कर लिया। कहने लगी, कश्ती बाएं तरफ जा रही है, इसे सीधा रखो, अभी दूसरे किनारे पर हमें पकड़े जाने का खतरा है। मैंने चप्पू हिलाते हुए कश्ती को दरिया के रुख पर सीधा कर लिया। जब काफी देर तक कश्ती दरिया में बहाव के साथ बहती चली गई तो विशाली ने कहा, यहां से कश्ती किनारे की तरफ ले चलो। मैंने कश्ती का रुख किनारे की तरफ कर दिया और चप्पू चलाने लगा। कश्ती दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते काफी आगे निकल गई। दरिया का दूसरा किनारा अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई घाट वगैरह वहां नहीं था। मैंने विशाली से कहा, विशाली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से काठियावाड़ की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा? विशाली ने कहा, यहाँ से कोई रास्ता काठियावाड़ की तरफ नहीं जाता। ये सारा इलाका जागीरदारनी की जागीर का इलाका है। यहाँ के गांव में उसके हबशी गुलामों की आबादी ज्यादा है। जागीरदारनी हमें हर कीमत पर हलाक करना चाहेगी, क्योंकि हम दोनों उसकी हवेली का एक ऐसा खूनी राज लेकर फरार हुए हैं जो जागीरदारनी को फांसी के तख्ते तक ले जा सकती है। तुम अकेले इस इलाके में निकले तो जागीरदारनी के खूनखार कुत्ते और आदमी तुम्हें किसी न किसी जगह जरूर दबोच लेंगे। मैंने विशाली से पूछा, विशाली, तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी इतने बड़े खतरे में क्यों डाली? हम दरिया के किनारे पहुंच चुके थे। मैंने कश्ती को छोड़ दिया था और हम दोनों दरिया के साथ साथ जनूब की तरफ जा रहे थे। विशाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, इसलिए कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जब पहली बार मैंने तुम्हें जागीरदारनी के दीवान खाने में देखा
تو میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ میں کسی زمانے میں ایک مندر کی دیوداسی ہوا کرتی تھی۔ جاگیردارنی وہاں سے مجھے خرید کر اپنی حویلی میں لے آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جاگیردارنی تمہیں وہاں کس لیے لائی ہے۔ میں نے تمہیں بچانے کا اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے دو ایک بار اشاروں سے تمہیں چائے پینے سے منع کیا مگر تم سمجھ نہ سکے، لیکن میں نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ تمہیں مرنے نہیں دوں گی اور اس خونی حویلی سے نکال کر لے جاؤں گی۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، تمہیں میری کون سی شے اچھی لگی؟ اس نے میرا ہاتھ تھوڑا سا دبایا اور کہنے لگی، تم جیسا بھرپور جوان مرد اس سے پہلے میں نے حویلی میں نہیں دیکھا۔ تم خوبصورت بھی ہو اور تمہارا رنگ بھی کالا نہیں۔ مجھے تمہارے نئے نقش اور رنگ بھا گیا تھا بس۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔